नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे कानून की गहराई में उतरेंगे जिसमें सिर्फ एक कंपनी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के मुस्तकबिल को एक नई दिशा दे दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। एक ऐसा दस्तावेज जिसने व्यापार के नियम ही बदल डाले और एक साम्राज्य की नींव को और भी मजबूत कर दिया। तो चलिए इसके हर एक पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। भाई, कोई भी साम्राज्य अपनी ही सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी को, मतलब अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को जानबूझकर क्यों कमजोर करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटेन के लिए बिल्कुल यही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने उसकी ताकत पर कैंची चला दी? असल में इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है 1813 के चार्टर एक्ट का पूरा सार। इस पूरे एक्ट को ठीक से समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार टूटा, फिर बात करेंगे ब्रिटिश क्राउन के बढ़ते नियंत्रण की, तीसरा जानेंगे कि इस सत्ता परिवर्तन की कीमत क्या थी, चौथा शिक्षा के नाम पर जो पहला कदम उठाया गया वो क्या था, और आखिर में इस एक्ट की उस विरासत को समझेंगे जो आज तक महसूस की जाती है। तो शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े पॉइंट से, एक एकाधिकार का टूटना। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी बदलाव नहीं था, ये एक तरह का आर्थिक भूकंप था जिसने उस ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को हिलाकर रख दिया जो लगभग 200 सालों से भारत के व्यापार पर छाई हुई थी। ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये इस एक्ट का निचोड़ है। साफ साफ लिखा है कि कैसे कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया। हाँ, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ये भी बताया गया है कि कैसे ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को पूरी तरह से स्थापित किया गया। और हाँ, कंपनी को अगले 20 सालों के लिए भारत का प्रशासन चलाने का अधिकार तो मिला, लेकिन अब वो क्राउन के मातहत थी। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये सत्ता के बदलने का ऐलान था। तो सबसे बड़ा और पहला निशाना था कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करना। पर जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, एकाधिकार या मोनोपोली, तो उस जमाने में इसका असली मतलब था क्या? इसका मतलब बड़ा सीधा था। भारत के साथ व्यापार का जो सुनहरा दरवाजा था वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही खुला था। ब्रिटेन का कोई और व्यापारी, कोई और कंपनी इस दरवाजे के अंदर कदम भी नहीं रख सकती थी। सोचिए, ये कितनी बड़ी ताकत थी, और अब इसी ताकत को छीना जा रहा था। लेकिन सवाल है, ऐसा किया क्यों गया? इसका जवाब हमें मिलता है ब्रिटेन के उस वक्त के बदलते आर्थिक माहौल में। वहां औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी। ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में माल का ढेर लग गया था। अब इन फैक्ट्री मालिकों को अपना सामान बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार चाहिए था, और भारत से बेहतर बाजार और क्या हो सकता था? कंपनी का ये एकाधिकार उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ था। ये जो तस्वीर है, ये उस बदलाव को एक नज़र में समझा देती है। बाईं तरफ है 1813 से पहले का हाल, जहां व्यापार के दरवाजे पर सिर्फ कंपनी का ताला था, और दाईं तरफ है 1813 के बाद की स्थिति, जब ये दरवाजा बाकी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भी खोल दिया गया। हाँ, चाय और चीन के व्यापार की चाबी जरूर अब भी कंपनी के ही हाथ में थी। अच्छा, ये एक्ट सिर्फ व्यापार और पैसे तक ही सीमित नहीं था। इसका दूसरा बड़ा पहलू था राजनीतिक शक्ति का ट्रांसफर। सत्ता का जो पलड़ा था वो अब कंपनी से खिसककर सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ झुक रहा था। इस एक्ट ने एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी कि भारत में कंपनी की जो भी जमीन है वो असल में ब्रिटिश क्राउन की जमीन है। मतलब कंपनी अब कोई आजाद व्यापारिक संस्था नहीं, बल्कि भारत में ब्रिटिश सरकार की एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, एक प्रशासनिक शाखा बन गई थी। कह सकते हैं कि कंपनी के ताबूत में ये एक और कील ठोकने जैसा था। जाहिर है, जब आप किसी इतनी ताकतवर कंपनी से उसका सबसे बड़ा हथियार छीनते हैं तो उसे चुप कराने के लिए कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सत्ता के इस लेन देन में कंपनी को मुआवजे के तौर पर आखिर मिला क्या। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 10.5%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक गारंटी थी। एक ऐसी गारंटी जो कंपनी के बड़े बड़े शेयरधारकों को दी गई थी ताकि वो इस पूरे बदलाव पर ज्यादा हंगामा न करें। इसका मतलब सीधा साधा था, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको अपने निवेश पर 10-10.5% का फायदा मिलना ही मिलना था, गारंटीड। कंपनी चाहे फायदे में हो या नुकसान में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये पैसा आना कहां से था? भारत के खजाने से, मतलब भारतीय लोगों के दिए हुए टैक्स से। ये एक तरह से भारत के आर्थिक शोषण का एक नया अध्याय था जो यहां से शुरू हो रहा था। लेकिन हाँ, कंपनी को एक झटके में खत्म नहीं किया गया। उसे 20 साल की और मोहलत दी गई, लेकिन अब उसकी भूमिका बिल्कुल नई थी। तो कंपनी को अगले 20 सालों के लिए भारत पर राज करने का लाइसेंस तो मिल गया, पर अब उसका मुख्य काम व्यापार नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और टैक्स वसूलना हो गया था। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी अब एक व्यापारी से ज्यादा एक शासक बन रही थी। अब बात करते हैं इस एक्ट के उस पहलू की जिस पर आज भी बहुत बहस होती है, शिक्षा।
इतिहास में पहली बार किसी ब्रिटिश कानून ने भारतीयों की शिक्षा के लिए एक छोटी सी ही सही पर एक औपचारिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। रकम तय की गई थी 1 लाख रुपए सालाना। आज ये शायद बहुत कम लगे, पर उस वक्त ये एक सांकेतिक कदम था। इसका मकसद बताया गया था भारतीयों के साहित्य का पुनरुद्धार और सुधार करना और विज्ञान को बढ़ावा देना। कागजों पर तो ये बहुत अच्छा और प्रगतिशील कदम लग रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि ये पैसा सालों साल सरकारी खजाने में यूं ही पड़ा रहा, इसे खर्च ही नहीं किया जा सका। तो ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह थी एक बहुत बड़ी बहस, एक बड़ी वैचारिक लड़ाई, जिसे इतिहास में ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी कहते हैं। मतलब एक ग्रुप था जो कहता था कि भारतीयों को उनकी अपनी भाषाओं में ही पढ़ाओ, जैसे संस्कृत और फारसी में। वहीं दूसरा ग्रुप था जिसका मानना था कि नहीं, शिक्षा का मीडियम तो अंग्रेजी होना चाहिए, ताकि पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान तक उनकी पहुंच बने। और बस इसी बहस के चक्कर में सारा काम रुका पड़ा रहा। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो 1813 के इस चार्टर एक्ट की विरासत क्या है? इसने भारत पर ब्रिटिश शासन की कहानी को आखिर किस तरह से प्रभावित किया? सार ये है कि इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक पर कतर दिए, ब्रिटिश क्राउन को भारत का असली मालिक बना दिया, भारतीय खजाने पर शेयरधारकों का हक पक्का कर दिया और शिक्षा के नाम पर एक ऐसी शुरुआत की जो शुरू ही नहीं हो पाई। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब भारत सही मायनों में एक ट्रेडिंग पोस्ट से एक शासित साम्राज्य बनने की राह पर चल पड़ा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि 1813 का ये एक्ट भारत के लिए तरक्की का कोई रास्ता था, या फिर उस पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का एक नया तरीका? क्या शिक्षा के लिए पैसे देना एक सच्ची पहल थी, या फिर ये भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करने की साजिश थी जो रंग और खून से तो हिंदुस्तानी हो, पर अपनी सोच और अपनी समझ से अंग्रेज? इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, और शायद यही इस एक्ट की सबसे जटिल विरासत है।